हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक का नाम हमारे नीति आयोग, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शॉर्ट में जिसे कहते हैं नीति आयोग। तो इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे देश के अंदर नीति आयोग नहीं था। नीति आयोग का निर्माण हमारे योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो हमें इससे पहले योजना आयोग के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम योजना आयोग से शुरू करेंगे। योजना आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। बात करें इसकी स्थापना की, तो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल कब का, जब हमारे आज़ादी की बात कर रहे हैं, जब हमारा आज़ादी हो जाती है और उसके बाद क्या है, संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद 15 मार्च 1950 को, कब 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की जाती है। कब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। बात करें तो ये योजना आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई, कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो हमारे के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में एक सलाहकारी योजना बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब, 1946 में एक सलाहकारी योजना बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। तो उसकी सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई। आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी अध्यक्षता में, के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में एक सलाहकारी योजना बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर हमारे योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उस समय जब हमारी आज़ादी हुई थी। बात करें तो योजना आयोग क्या, एक गैर संवैधानिक आयोग था। मतलब है तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये अब था में ही आएगा। क्यों, क्योंकि योजना आयोग खत्म हो चुका है। तो यह क्या है, गैर संवैधानिक आयोग था। गैर संवैधानिक मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। संविधानेतर या कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी हुई संस्था मानते हैं इसको। क्या मतलब, संविधानेतर और कार्यकारी आदेश के द्वारा एक संस्था बनी थी योजना आयोग, लेकिन इसका उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। बात करें इसकी समाप्ति की, तो 13 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया था हमारे योजना आयोग को। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग के प्रमुख कार्यों की, तो क्या कार्य करता था हमारे, यदि आपको याद हो, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी पहले। टोटल हमारे 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का कार्य हमारी योजना आयोग का ही होता था। और अलग अलग प्रकार के जो अनुदान देना, ये भी हमारी योजना आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही किया जाता था। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था हमारा राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम उपयोग। पहले क्या होता था, हमारे पास संसाधन तो होते थे कम और देश का विकास करना होता था ज़्यादा। तो कम संसाधनों में अधिक से अधिक विकास करने का जो दायित्व था, ये हमारी योजना आयोग ने उठाया था। तो यह राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम उपयोग पे जोर देता था। बात करें उत्पादन बढ़ाकर समुदाय की सेवा रोजगार उपलब्ध कराना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब योजना आयोग था उस समय हमारे दुग्ध क्रांति होती है, हरित क्रांति होती है, गोल क्रांति और ब्राउन क्रांति, हर तरह की क्रांति हमारी जो योजना आयोग की योजनाओं के आधार पर ही की गई थी। उद्योगों को बढ़ाया गया था। बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी, जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, वो स्थापित किए गए, जैसे सेल, भेल, हेल, इस तरह से बहुत सारे उपक्रमों की स्थापना की गई थी, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए योजना आयोग के बारे में। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की संरचना क्या होती थी। इसमें एक अध्यक्ष होता था, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री होते थे। जिस समय योजना आयोग चलेगा तो उस समय का प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता था। एक उपाध्यक्ष होता था और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते थे और 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। आप इसे याद रखेंगे कि योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, 3 पूर्णकालिक सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य हुआ करते थे। खास बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते थे, ये सदस्य हुआ करते थे। उस समय जितने भी राज्य थे, तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हुआ करते थे, इसके योजना आयोग के। अब बात करें हमारी योजना आयोग को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे योजना आयोग को सब सुपर कैबिनेट, आर्थिक मंत्रिमंडल, समानांतर सरकार, इस तरह के अनेक नामों से जानते थे। योजना आयोग क्या था हमारे, एक परामर्शदात्री और केंद्रीकृत निकाय था। परामर्शदात्री और केंद्रीकृत निकाय था, मतलब इस सरकार को परामर्श देता था और जितने भी मंत्रालय या विभाग होते थे उनको भी परामर्श देता था। साथ ही साथ क्या, केंद्रीकृत निकाय था। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जो उच्च पदों पर बैठे होते थे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आते थे। तो ये क्या है, केंद्रीकृत निकाय था, स्टेट के निकाय नहीं था। अब आपने ये तो देखा, जो योजना आयोग बन गया है, योजना आयोग बहुत सारी योजनाएं बना तो लेता है,
लेकिन योजना आयोग को लागू कौन करेगा? जो योजनाएं उन्होंने बनाई है, और योजनाएं ठीक तरह से लागू हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस का काम कौन करता है? तो इसके लिए हमारे एक संस्था बनाएगी। संस्था का नाम तो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये क्या करता था? योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना और जो कार्यक्रम होते थे उनको क्रियान्वयन करने का कार्य करता था, लागू करने का कार्य करता था। साथ ही साथ चेक करने का कार्य भी करता था कि किस स्तर तक वो लागू हुई है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे एनडीसी कहेंगे शॉर्ट में। बात करें इसकी स्थापना की, तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी हमारी गैर संवैधानिक आयोग है। जो हमारा एनडीसी है, ये भी हमारी क्या गैर संवैधानिक आयोग है, मतलब संविधानेतर संस्था या फिर कार्यकारी आदेश के द्वारा बनी हुई संस्था मानेगी। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय योजना जो भी बनती है उसकी समीक्षा करना। क्या जो हमारी राष्ट्रीय योजना है इसकी समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। भारत के सभी हिस्सों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। क्या? भारत के सभी हिस्सों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे इसके एनडीसी के मुख्य कार्य क्या है। जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी तो उनका क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना, मतलब ये ऐसा करके क्या करता था? योजना आयोग की सहायता करता था। एनडीसी क्या करता है? पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन करना, मतलब योजना आयोग की सहायता करना। अब एनडीसी की बात करें, एनडीसी की संरचना किस प्रकार होती थी, मतलब एनडीसी में कौन कौन सदस्य होते थे और कौन कौन नहीं होते थे। बात करें तो इसका एक अध्यक्ष होता था जो उस समय का प्रधानमंत्री होता था। मतलब जिस समय का प्रधानमंत्री है और एनडीसी की स्थापना की गई तो अपने आप पदेन हो जाता है, वह अपने प्रधानमंत्री बनते ही एनडीसी का अध्यक्ष बन जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये सब हमारे क्या होते थे? इसके सदस्य हुआ करते थे, एलजी। बात करें मेरी योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते थे, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य हुआ करते थे। ये हम देख रहे हैं एनडीसी की संरचना। एनडीसी की संरचना में अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी, योजना आयोग के सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके सदस्य हुआ करते थे। हमारी योजना आयोग को तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में एनडीसी को समाप्त नहीं किया गया है। आप इसे याद रखेंगे, जो एनडीसी है, एनडीसी को समाप्त अभी तक नहीं किया गया, लेकिन ये एक तरह का निष्क्रिय आयोग है। मतलब इसमें कोई भी कुछ भी कार्य नहीं होता है, मतलब इससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता। ये एक निष्क्रिय आयोग बन गया है। अब इसके स्थान पर किसका निर्माण किया गया है? नीति आयोग का। इसके स्थान पर किसका निर्माण किया गया है? नीति आयोग का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है क्या कि नीति आयोग का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन अभी इसका हाल ही में क्या 16 जुलाई 2024 को, तब 16 जुलाई 2024 को इसका पुनर्गठन किया था। तो पुनर्गठन से पहले हम थोड़ी सी जानकारी इस नीति आयोग के बारे में ले लेते हैं। नीति आयोग के बारे में जानकारी ले लें तो सबसे पहले नीति आयोग की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, फिर नीति जो पुनर्गठन है उसके बारे में देखेंगे। सामान्य विवरण देख रहे नीति आयोग का, कि नीति आयोग की स्थापना हमारे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। क्या? नीति आयोग की स्थापना हमारे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह हमारे भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। क्या? भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है कौन? नीति आयोग। ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करें इसके संरचना की, तो इसकी संरचना में अध्यक्ष होता है कौन? भारत का प्रधानमंत्री। इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत का प्रधानमंत्री, एक तरह से पदेन है। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता था, और साथ ही साथ देखें तो जो उपाध्यक्ष होगा उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता था। मतलब वहाँ उतनी सुविधाएं मिलती है जो कैबिनेट मंत्री को मिलती है, उतनी की उतनी जो विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलती है किसको? जो हमारा उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का। फिर होता है सीईओ। सीईओ मतलब मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव स्तर का अधिकारी होता है जो सीईओ या मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, वो क्या होता है? सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जो हमारे आयोग के, जो नीति आयोग है, इसके प्रशासनिक और कार्यकारी आदेश कार्यों का प्रबंधन करता है। तो हमारे सीईओ क्या करता है? आयोग के जो प्रशासनिक और कार्यकारी कार्य होते हैं उनका प्रबंधन करता है। फिर इसमें होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। तो राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ये कौन होते हैं? राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं इनके विशेषज्ञ होते हैं, और नीतिगत अनुसंधान और विश्लेषण में योगदान करते हैं। ये क्या करते हैं? नीतिगत अनुसंधान और जो विश्लेषण होता है उसमें योगदान देते हैं कौन? पूर्णकालिक सदस्य।
अंशकालिक सदस्यों की बात करें तो अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं अंशकालिक सदस्य, और जो भी कैसे होने चाहिए, प्रमुख विश्वविद्यालय या संस्थानों से होने चाहिए। क्या जो हमारे रिनॉन्ड जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये संस्थान है, वहाँ से आते हैं ये हमारे अंशकालिक सदस्य, जो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2। जो भी बारी बारी से आएंगे चक्रानुसार, कि पहले एक आ गया तो दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा, फिर दूसरी किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान से आएगा, नामित किए जाते हैं। तो विशिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति होते हैं अंशकालिक सदस्य। पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। कितने? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। और इनका नॉमिनेशन कौन करता है? इसको नामित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री इसे नामित करते हैं। खास बात यह है, ये अपने मंत्रालय के दृष्टिकोण को एकीकृत करते हैं। जो बड़े बड़े मंत्रालय जैसे वित्त विभाग, रक्षा विभाग, ऐसे करके बड़े बड़े मंत्रालयों के जो दृष्टिकोण होते हैं उनको एकीकृत करने का काम कौन करता है? ये हमारे पदेन सदस्य जो 4 होते हैं। तो विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विशेषज्ञ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, और ये विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट जानकारी और अनुभव लेके आते हैं। ये क्या करते हैं? विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट जानकारी और अनुभव लेके आते हैं। कौन? विशेष आमंत्रित सदस्य। फिर बात करें गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल होती है, तो गवर्निंग काउंसिल में क्या होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बात करें गवर्निंग काउंसिल की तो ये हमारे सहकारी संघवाद का प्रमुख मंच होता है। मतलब इसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं और प्रधानमंत्री भी आते हैं। इस तरह सभी का एक मिलाजुला मंच, मतलब सहकारी संघवाद का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है गवर्निंग काउंसिल। क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो विशेष क्षेत्रीय मुद्दे के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए इसके गठित किया जाता है। जो क्षेत्रीय परिषद है, जैसे मान लीजिए कि हमारे राजस्थान है, नीचे गुजरात है, ये हमारे महाराष्ट्र है, नीचे गोवा, इन चारों राज्यों में कोई पंगा हो जाता है किसी भी बात को लेके। अब या तो पंगा को क्या है, नेशनल लेवल पे ले जाओ, या पूरा देश जान जाएगा इसके बारे में, पूरी दुनिया जान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नीति आयोग ने इसका समाधान निकाला है, और इसका समाधान क्या होता है? क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें क्या है कि जिन राज्यों के बीच में पंगा है उन राज्यों को मिला करके एक क्षेत्रीय परिषद बना दी जाएगी। वह जिन जिन राज्यों के बीच में पंगा है, जैसे हमारे कावेरी जल विवाद है, बहुत सारे ऐसे विवाद है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकते हैं, तो उनको हल करने के लिए क्या क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो क्या फिर क्षेत्रीय परिषद क्या है? मिलजुल के उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करती है। इससे क्या जो मुद्दे होते हैं वो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के होने में बचत होती है, मतलब वहाँ तक नहीं जाते हैं हमारे मुद्दे। आगे बात करें प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष या उसके नामित व्यक्ति इसके संयोजक होते हैं। मतलब क्षेत्रीय परिषदों को बनाने का और जोड़ने का काम कौन करता है? या तो प्रधानमंत्री करेगा, या फिर नीति आयोग, जो खुद नीति आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, वो करेगा, या फिर वो नहीं करेगा तो उसके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति इसका संयोजक हो सकता है। बात करें क्षेत्रीय परिषदों में तो इसमें कौन सदस्य होंगे? जिनमें पंगा हो, मतलब संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे जिनके मध्य पंगा है। तो क्षेत्रीय परिषदें और जोनल काउंसिल, ये ध्यान रखना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जोनल काउंसिल तो हमारी कितनी है? 6। ये आप याद रखेंगे, जोनल काउंसिल तो हमारे 6 है, लेकिन क्षेत्रीय परिषदें तो ये रीजनल काउंसिल होती है, तो ये 6 नहीं होती, ये समय के अनुसार बनाई जाती है और काम खत्म होने के बाद समाप्त कर दी जाती है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, इनको जोनल काउंसिल से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जोनल काउंसिल अलग होती है। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन कौन से सदस्य बनाए गए हैं इसके, तो उसके बारे में। तो ये टॉपिक पॉइंट छोड़ दिया था हमने, मतलब नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, नए नए सदस्यों को इनकी सीट दी है। बात करें इसकी नीति आयोग का पुनर्गठन, तो भारत में नीति आयोग निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हाल ही में कब 16 जुलाई 2024 को एनडीए सरकार, जो हमारी बीजेपी सरकार है, इसके द्वारा पुनर्गठन किया गया है। यह पुनर्गठन आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके रूप ढालने का एक प्रयास है। इस पुनर्गठन में क्या है? आयोग की संरचना में बदलाव किया गया है, जिसमें हमारे पूर्णकालिक सदस्यों और पदेन सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या और उनकी भूमिकाएं शामिल की गई। अब बात करते हैं तो पुनर्गठन में क्या किया गया है। पुनर्गठन के बाद आयोग की संरचना की बात करें, अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहेंगे हमारे सुमन के बेरी, ये याद रखेंगे आप, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए उपाध्यक्ष, और केंद्रीय कैबिनेट के
मंत्री होते हैं उनके समकक्ष इनको दर्जा दिया जाता है। जो कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इनके समकक्ष इनको दर्जा दिया गया किनको, सुमन के बेरी को। बात करें पूर्णकालिक सदस्यों की, तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 4 है। नीति आयोग में क्या पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 4 है, और वो कौन कौन है? डॉक्टर वी.के. सारस्वत, ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हैं। प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये कृषि अर्थशास्त्री है। डॉक्टर वी.के. पॉल, ये बाल रोग विशेषज्ञ है। और अरविंद विरमानी, ये वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। तो 4 हमारे पूर्णकालिक सदस्य हैं। टिप्पणी की बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य क्या होते हैं? राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं, और अपने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता के आधार पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के संबंध में क्या है, नीति निर्माण करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये तो हमने पूर्णकालिक सदस्य देखे जो 4 थे। अब देखेंगे हम पदेन सदस्य, जो भी कितने हैं, 4। तो ये हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। जो हमारे पदेन सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जिन्हें भी वापस प्रधानमंत्री ही नामित करता है। और इसमें 4 सदस्य कौन कौन बनाए गए हैं अभी? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो 4 है ये पदेन सदस्य। बात करें इनकी, तो ये सदस्य भी हमारे क्या नीति आयोग की बैठकों में शामिल होते हैं, और अपने अपने मंत्रालय के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या नीतियों का निर्माण अधिक समावेशी रूप से किया जा सके। अब हम बात करेंगे विशेष आमंत्रित सदस्यों की, इनकी जिनकी संख्या कितनी है? 11। ये भी हमारे क्या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित विशेषज्ञ होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कौन कौन? हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी, राज्य मंत्री जे.पी. नड्डा, भारी उद्योग मंत्री हमारे एच.डी. कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री हमारे जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री हमारे राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री हमारे वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे के राम मोहन नायडू। फिर आते हैं हमारे आदिवासी मामलों के मंत्री। कौन? आदिवासी मामलों के मंत्री हमारे जुएल ओराम, महिला और बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रसंस्करण मंत्री हमारे चिराग पासवान, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। तो 11 हमारे ये सदस्य हैं विशेष आमंत्रित सदस्य। बात करें इनकी, तो विशेष आमंत्रित सदस्य भी नीतिगत चर्चाओं में अपने संबंधित मंत्रालय के अनुभव और विशेषज्ञता का योगदान करते हैं। तो वर्तमान में जो पुनर्गठन किया गया है ये हमने देख लिया कि किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया है, तो हमने ये देख लिया। अब साथ ही साथ देख लेते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। मतलब नीति आयोग तो वर्तमान में है, योजना आयोग पहले था, तो वर्तमान में देख लेते हैं इसमें क्या क्या खास अंतर था। तो नीति आयोग को योजना आयोग की कुछ कमियों को दूर करने के लिए, क्या नीति आयोग को योजना आयोग में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए और भारत की जो बदलती ज़रूरतें हैं उनके अनुरूप नीति निर्माण में सुधार करने के लिए क्या स्थापित किया गया था। बात करें दोनों में अंतर की, तो दोनों में क्या अंतर है? बात करें पहले, इधर हमने नीति आयोग लिखा, इधर हमने योजना आयोग लिखा। अंतर की बात करें, सबसे पहले कार्यप्रणाली का अंतर देखें। नीति आयोग क्या होता है? एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग क्या करता है? एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जबकि हमारा योजना आयोग क्या है? आदेशात्मक नियोजन पर कार्य करने वाला आयोग था। ये क्या है? एक तरह का आदेश देता था, न कि थिंक टैंक के रूप में काम करता था। कैसे? आदेशात्मक नियोजन पर काम करने वाला आयोग था। बात करें शक्तियों की, तो नीति आयोग की बात करें शक्तियों में, तो किसी भी संवैधानिक आयोग की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करता है। नीति आयोग क्या करता है? किसी भी संवैधानिक जो आयोग है उनकी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करता, जैसे हमारे वित्त आयोग की। जबकि हमारे योजना आयोग की बात करें तो वित्त आयोग की शक्तियों का अतिक्रमण करता था हमारी योजना आयोग, मतलब करों के बंटवारे में अपनी सिफारिशें देता था। फिर बात करें विशेषज्ञता की, तो नीति आयोग क्या? राज्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। जो राज्यों की व्यापक विशेषज्ञता है उस पर बल देता है, जबकि योजना आयोग क्या? सदस्यों की सीमित विशेषज्ञता पर बल देता है। तो राज्यों की भागीदारी की बात करें तो हमारा नीति आयोग क्या? सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है, जो कि हमारे राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। मतलब नीचे से विस्तृत होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको शामिल करता है। जबकि योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी कम ही रहती थी, जबकि हमारी नीति आयोग में ज़्यादा रहती है। फिर दृष्टिकोण की बात करें तो बॉटम अप दृष्टिकोण पे काम करता है, मतलब कि जो सुझाव है नीचे से ऊपर जाते हैं, जबकि हमारी योजना आयोग में क्या? ऊपर से नीचे की तरफ आते थे आदेश।
तो नीति आयोग में तो क्या होता है, सुझाव क्या नीचे से ऊपर जाते हैं, जबकि हमारी योजना आयोग में सुझाव नीचे से क्या ऊपर से केवल सीधे आदेश आते हैं। तो इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। तो हमारे बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो जमीनी स्तर से योजनाएं ऊपर की तरफ जाती है, जबकि योजना आयोग की बात करें तो इसे टॉप डाउन दृष्टिकोण पर काम करता है, मतलब केंद्रीय स्तर से योजनाएं नीचे की तरफ जाती थी। धन के आवंटन की बात करें तो इसे मतलब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के मंत्रालय और राज्यों को धन आवंटन की शक्तियाँ नहीं थी, मतलब इससे क्या है, मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटन करने की कोई शक्ति नहीं थी। जबकि योजना आयोग की बात करें तो इसे हमारे मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति थी। किसको? योजना आयोग को। अब हम देखेंगे, ये तो हमने अंतर देख लिया किसका, नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में अंतर। अब हम देखेंगे नीति आयोग के प्रमुख कार्य और उसका महत्व। बात करें नीति आयोग क्या है, भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय और थिंक टैंक है, जिसका मुख्य कार्य का उद्देश्य क्या है, नीति निर्माण में केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग सुनिश्चित करना। जिसका क्या हमारे मुख्य उद्देश्य, नीति निर्माण में केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं एक एक करके इनके कार्य के बारे में। सबसे पहला कार्य आता है हमारे नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। तो यह आयोग क्या करता है, देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए, यह आयोग क्या करता है, देश के आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक और रणनीतिक रूपरेखा तैयार करता है। जैसे हम इनके द्वारा बनाया गया क्या, एक विजन इंडिया @2047। तो नीति आयोग क्या भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पे काम कर रहा है। नीति आयोग क्या कर रहा है, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पे काम कर रहा है। इसके लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार भी की जा रही है। बात करें पंचवर्षीय योजनाएं, तो नीति आयोग ने योजना आयोग की तरह 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा जैसे दस्तावेज जारी किए। मतलब छोटे छोटे, बड़े बड़े और उससे बड़े, तो इस तरह के जो विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं, जो हमारे दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करते हैं। कि आपको ये याद होना चाहिए, कार्य एजेंडा कैसे, एक तो 3 साल के, 7 साल के और 15 साल के। 3 साल का तो कार्य एजेंडा है, 7 साल की वार्षिक रणनीति और 15 साल की वर्षीय विजन है। पंचवर्षीय योजनाओं की तरह जैसे हमारी योजना आयोग करता था उसी तरह। लेकिन योजना आयोग तो फिक्स 5 साल का होता था, के लिए किया जाता था, लेकिन ये अलग अलग है, 3 साल, 7 साल और 15 साल। बात करें ग्राम स्तर तक योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था। ग्राम स्तर तक योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था की बात करें तो नीति आयोग के स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार, नीति आयोग क्या करता है, स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाकर जमीनी विकास सुनिश्चित करता है। यह हमारे राज्यों और स्थानीय निकायों को, नीति आयोग क्या करता है, राज्यों और स्थानीय निकायों को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। ये क्या करता है, राज्यों और स्थानीय निकायों को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। फिर संतुलित क्षेत्रीय विकास, ये क्या हमारे पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में, नीति आयोग क्या करता है, पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है। यह क्या करता है, विभिन्न राज्यों के बीच विकास के अंतर को पाटने के लिए, ये क्या करता है, विभिन्न राज्यों के बीच विकास के अंतर को पाटने के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम सुझाता है। और नीति आयोग फिर अगला कार्य आता है प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। तो राज्यों की जो पारदर्शी रैंकिंग और विभिन्न सूचकांक, जैसे हमारा SDG इंडिया इंडेक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन पर बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है, सूचकांक जारी करता है हमारा नीति आयोग। तो राज्य की जितने भी राज्य हैं उनकी पारदर्शी रैंकिंग विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से राज्य के बीच स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे क्या राज्य बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर बात करें मैं सहकारी संघवाद का सशक्तिकरण करता कौन, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या राज्यों की योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी बनाकर, राज्यों को क्या करते हैं, योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदार बना करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। जिसके कई उदाहरण हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियमित बैठकें की जाती है। गवर्निंग काउंसिल में क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियमित बैठकें की जाती है। विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री उप समूह का गठन किया गया है, जैसे हमारे कृषि सुधार, स्वच्छ भारत, इन पे क्या है, मुख्यमंत्री उप समूहों का गठन किया गया है। फिर राज्य के साथ नियमित संवाद और क्षमता निर्माण की बात करें, क्या ये क्या नीति आयोग क्या करता है, राज्यों के साथ नियमित संवाद करता है और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करता है। फिर आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम, तो पिछड़े जिलों और ब्लॉकों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्या पिछड़े जिलों और ब्लॉकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष पहल है, जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, इन पे केंद्रित है। किन किन पे, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, इन पे केंद्रित है। इसका
उद्देश्य है इन क्षेत्रों में त्वरित और प्रभावी बदलाव लेके आना है। इसका उद्देश्य क्या है? इन क्षेत्रों में त्वरित और प्रभावी बदलाव लेके आना है। किसके जरिए? आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए। तो विशेष टास्क फोर्स नीतियाँ, तो ये क्या करता है? विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिए, ये क्या करता है? विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिए विशेषज्ञ टास्क फोर्स का गठन करता है और मॉडल नीतियाँ तैयार करता है। जैसे हमारे जैविक उर्वरक नीति पर टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में बनाई गई। कृषि विपणन सुधारों हेतु तो मॉडल कानून बनाए गए। तो हमने देखा विशेष टास्क फोर्स और बहुत सारी नीतियाँ बनाता कौन? नीति आयोग। फिर एक प्रोजेक्ट चलाता हमारे नीति आयोग, कौन सा? साथी कह सकते हैं इसको, साथी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट साथी। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था। क्या? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट SATHE, साथी। तो इस शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था और इसमें 3 रोल मॉडल राज्य झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को चुना गया था। बिहार को चुनना चाहिए था वैसे तो, लेकिन फिर भी झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को इसके लिए चुना गया था। इसमें क्या? स्कूलों के IT निगरानी, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल समेकन, इन पे जोर दिया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। फिर उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए नीति फोरम की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए नीति फोरम 2018 में बनाया गया था। तो पूर्वोत्तर और जो हिमालय क्षेत्र के लिए, क्या? पूर्वोत्तर और हमारे हिमालयी क्षेत्रों के लिए सतत विकास हेतु विशेष हस्तक्षेप की सिफारिश करता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ हैं। इसके लिए क्या? अलग से एक फोरम बनाया गया है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए नीति फोरम 2018 है। तो ये अलग से जो केवल उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे और हिमालय राज्य है उनके लिए कार्य करता है। फिर D++ पहल की बात करें तो राज्यों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सहायता देने के लिए, जितने भी राज्य हैं उनके बुनियादी परियोजनाओं में सहायता करने के लिए D++ मतलब डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट नामक एक योजना चलाई जा रही है। ध्यान रखना, D++ का मतलब है डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट्स नामक एक योजना चलाई जा रही है। अब हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बहुत सारे कार्यक्रम और प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स। तो सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, इनकी दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। कौन सा? SDG इंडिया इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या करता है? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने वाला एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। फिर एक मिशन लाइफ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है मिशन लाइफ। लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्या? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट दिया है मिशन। ये क्या करता है? पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन है। जो मिशन लाइफ है ये क्या है? हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन है। फिर E-अमृत की बात करें, मतलब E-मोबिलिटी के लिए E-अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया। कौन सा? E-अमृत। फिर आता हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो महिला उद्यमियों को समर्थन और प्रोत्साहन देने वाला एक प्लेटफॉर्म है ये क्या है? हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो हमारे महिला उद्यमियों को समर्थन प्रोत्साहन देने वाला एक प्लेटफॉर्म है। फिर आता है मेथनॉल इकोनॉमी। मेथनॉल इकोनॉमी की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण स्थिरता के लिए, क्या? ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण स्थिरता के लिए मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करता है। नीति आयोग क्या करता है? एक कार्यक्रम चला रहा है। कौन सा? हाँ, मेथनॉल इकोनॉमी। तो ऊर्जा सुरक्षा और हमारे पर्यावरण स्थिरता है, इसके लिए मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पे जोर दे रहा है। फिर इंडियन पॉलिसी इंसाइट। तो विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर गहन विश्लेषण और शोध प्रस्तुत करने वाला एक प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंडियन पॉलिसी इंसाइट्स। तो इस तरह हमने नीति आयोग के कार्य और कार्यक्रम देखे। अब हम देखेंगे नीति आयोग की विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं। क्या? नीति आयोग की विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं की बात करें तो नीति आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए 3 प्रमुख शाखाओं में बटा हुआ है। नीति आयोग क्या? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कितनी? 3 महत्वपूर्ण शाखाओं में बटा हुआ है, जो इसे क्या? भारत के नीति निर्माण में एक प्रभावी थिंक टैंक और सहयोगी मंच बनाता है। ये तीनों शाखाएं। पहली शाखा आती है हमारी शोध शाखा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है हमारे रिसर्च विंग। तो यह क्या है? हमारे नीति आयोग का एक बौद्धिक केंद्र है। जो शोध शाखा है ये रिसर्च विंग है, तो हमारे नीति आयोग का एक बौद्धिक केंद्र है। इसमें विषय विशेषज्ञ और विद्वान शामिल होते हैं जो गहन अनुसंधान और विश्लेषण करते हैं। जो क्या करते हैं? गहन अनुसंधान और विश्लेषण करते हैं। इनका काम विभिन्न विकासात्मक जो मुद्दे होते हैं उन पर डेटा आधारित रिपोर्ट और रणनीतिक योजनाएं तैयार करना है। तो जितने भी हमारे विकासात्मक मुद्दे होते हैं
उन मुद्दों पर डेटा आधारित रिपोर्ट और रणनीतिक योजनाएं तैयार करना है। जैसे हमारे SDG इंडिया इंडेक्स तो नीतियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। ये क्या करती है? नीतियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। दूसरी शाखा आती है हमारे कौन सी? परामर्शदात्री शाखा, जिसको कंसल्टेंसी विंग कहते हैं। तो इस शाखा हमारे केंद्र और राज्य सरकारों को, ये शाखा क्या करती है? हमारे शाखा केंद्र और राज्य सरकारों को विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन देती है। ये मंत्रालयों और राज्यों को नीतियों को डिजाइन करने, लागू करने में तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिससे क्या शोध को व्यावहारिक रूप से बदला जा सके। जो शोध है तो उसको व्यावहारिक रूप से बदला जा सके। तो यह इसका लक्ष्य क्या होता है? जमीनी स्तर पर नीतियों को प्रभावी बनाना है। दूसरी शाखा कौन सी? परामर्शदात्री शाखा। तो इसका लक्ष्य क्या होता है? जमीनी स्तर पर नीतियों को प्रभावी बनाना। अगर तीसरी शाखा आती है टीम इंडिया शाखा, तो नीति आयोग के सहकारी संवाद का मूल है। इसमें क्या प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच नियमित संवाद और समन्वय सुनिश्चित करते हैं। जो क्या करते हैं? केंद्र और राज्य के बीच में नियमित संवाद और समन्वय सुनिश्चित करते हैं। ये क्या करते हैं? राज्यों की प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण में शामिल करती है। ये राज्यों की प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण में शामिल करती है और सर्वोत्तम जो प्रथाएं होती हैं उनको साझा करने का मंच प्रदान करती है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का एक मंच प्रदान करती है टीम इंडिया शाखा। तो इस तरह में 3 शाखाएं देखी नीति आयोग की। शोध शाखा रिसर्च विंग, दूसरा परामर्शदात्री शाखा कंसल्टेंसी विंग, तीसरी टीम इंडिया शाखा टीम इंडिया विंग। ये तीनों शाखाएं मिलके नीति आयोग को भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। अब हम देखेंगे नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ अन्य निकाय। जैसे नीति आयोग के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण निकाय भी काम करते हैं, जो हमारे नीति निर्माण और आर्थिक सलाह में योगदान देते हैं। जैसे हमारे विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय DME। तो ये क्या हमारे विभिन्न सरकारी जो कार्यक्रम और नीतियाँ हैं, जो हमारे सरकारी कार्यक्रम और नीतियों के कार्यान्वयन की जो निगरानी और मूल्यांकन करता है। DMEO क्या करता है? हमारे यह विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित हो सके। जिससे क्या है? उनकी प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित हो सके। दूसरा अंग आता हमारे राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान NILERD। तो राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान, तो ये श्रम और जो रोजगार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर शोध और विकास करता है और नीति आयोग को इन क्षेत्रों में सलाह देता है। किसमें? हमारे रोजगार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनमें। फिर तीसरा आता है हमारे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC। ये प्रधानमंत्री को विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने वाली एक स्वतंत्र निकाय है। अब हम देखेंगे नीति आयोग से संबंधित एक पॉइंट आता है। पॉइंट का नाम क्या? अटल इनोवेशन मिशन, जो हमारा नीति आयोग ही चालू करता है। तो ये नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या? भारत में नवाचार और उद्यमिता को संस्कृति है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो देश में नवाचार और उद्यमिता का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम बनाना इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, स्कूली छात्रों से लेकर स्टार्टअप और उद्योगों तक, क्या स्कूली छात्रों से लेकर स्टार्टअप और उद्योगों तक हर स्तर पर रचनात्मकता और समस्या समाधान की भावना को विकसित करना। तो स्कूली छात्रों से लेकर स्टार्टअप और उद्योगों तक हर स्तर पर रचनात्मकता और समस्या समाधान की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य है। अब हम देखेंगे जो हमारे अटल इनोवेशन मिशन है इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे अटल टिंकरिंग लैब ATLS, मतलब स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना। स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना जहाँ बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक पहलुओं को सीख सकें, जैसे हमारा 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स होता है। एक आता है अटल इंक्यूबेटर सेंटर्स, मतलब स्टार्टअप्स को सलाह, फंडिंग और बुनियादी ढांचा प्रदान करना ताकि वो अपने विचारों को सफल उद्यमों में बदल सके। तीसरा आता है हमारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज, तो राष्ट्रीय महत्व की चुनौतियों का समाधान करने वाले जो नवाचार होते हैं उनको वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। चौथा आता है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, तो ग्रामीण और कम सेवा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें समुदाय केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देना। पांचवा आता कार्यक्रम हमारे वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर, क्या था वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर, तो स्थानीय भाषाओं में जो नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना।
तो इस तरह अटल इनोवेशन मिशन के तहत 5 तरह के कार्यक्रम चलते हैं। पहला अटल टिंकरिंग लैब, दूसरा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तीसरा अटल न्यू इंडिया चैलेंज, चौथा अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, पांचवा वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है? भारत को एक नवाचार राष्ट्र बनाने और आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। तो हमने नीति आयोग के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। निष्कर्ष के रूप में देखें तो नीति आयोग क्या भारत में नीति निर्धारण की दिशा और दृष्टिकोण को आधुनिक, सहभागी और व्यवहारिक राज्यों की सहभागिता से युक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। बॉटम अप दृष्टिकोण सहकारी संघवाद पर जोर और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एकीकृत करने के माध्यम से यह आयोग क्या ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की योजनाओं को बेहतर बना करके क्या देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह भारत के शासन और विकास मॉडल में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए नीति आयोग की संरचना, कार्य, उद्देश्य सब कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।